हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे प्लाजा वायर्स आईपीओ के 4th डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो आज आखिरी दिन था और डेफिनेटली 4 दिन का ये आईपीओ था। भले आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा था बट स्टिल आईपीओ 4 डेज़ का निकल कर आया। और कितना सब्सक्रिप्शन है, यही कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है। कितना है वो तो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। एचएनआईज़ ने, रिटेलर्स ने कितना इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया और आज सबसे इंपॉर्टेंट क्यूआईबी का फिगर कितना भरा है कि क्यूआईबी हमेशा आखिरी दिन लगाते हैं। तो आज कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले हैं, अलॉटमेंट की डेट कौन सी होने वाली है। बिकॉज आजकल तो डेट का भी अपना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है कि डेट लोगों को नहीं पता होती। वो भी आपको इस वीडियो में बता दूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल को ज़रूर विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर दोस्तों चैनल को आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली प्लाजा वायर्स आईपीओ क्लोज हो चुका है। अब इस आईपीओ के अंदर कोई भी पैसा नहीं लगा सकता है। जिन लोगों ने भी इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया है, अगर आपने पैसा लगाया है तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपको अगर अलॉटमेंट आ जाता है तो 54 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आपको आईपीओ का प्राइस मिलेगा अगर अलॉटमेंट मिलता है। और टोटल मिला के 277 शेयर्स मिलेंगे आपको इन सिंगल लॉट। 71 करोड़ का ये आईपीओ था, मतलब काफ़ी छोटा आईपीओ था। ऐसे छोटे मेन बोर्ड आईपीओ ज़्यादातर नहीं आते हैं बट ये ठीक है, उनमें से एक एक्सेप्शन था जो इतना छोटा आईपीओ निकल कर आया। एंड अगेन सब्सक्रिप्शन भी उसी हिसाब से देखना ज़रूर चाहिए। बिकॉज जब दोस्तों इशू का साइज़ काफ़ी छोटा होता है तो फिर नंबर में डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन ज़्यादा देखने को मिलता है अगर आईपीओ में थोड़ा बहुत भी दमखम हो तो। और एग्जैक्टली वो ही होता हुआ नज़र यहाँ पर आया है और प्लाजा वायर्स के अंदर सब्सक्रिप्शन ऐसा रिसीव हुआ है। अब कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, चलिए इसको हम फाइनली देख लेते हैं। तो देखिए, जो शुरुआत के 3 दिन थे, मतलब शुरुआत के 3 दिनों के अंदर ही ऐसा दिख गया था कि डेफिनेटली पैसा तो काफ़ी निकल कर आने वाला है। बिकॉज पहले 3 दिनों के अंदर जो तीसरा दिन था, इसमें क्यूआईबीज के द्वारा 5.79 टाइम्स, एचएनआईज के द्वारा 133 टाइम्स, रिटेल की तरफ से 225 टाइम्स और टोटल मिलाकर 62.83 टाइम्स ये आईपीओ दोस्तों सब्सक्राइब हो गया था। मतलब अगर 3 दिन में दोस्तों कोई इशू 62 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है तो अनडाउटेडली एक बात तो सिंपल है कि उस आईपीओ के अंदर ज़रूर कुछ बात होगी, मतलब पैसा आ रहा है। तो ये ज़रूर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है समझना कि आईपीओ का साइज़ बहुत छोटा था। मतलब रिटेलर को कितना 7 करोड़ का बस पोर्शन मिला है। 7 करोड़ मतलब ओनली 10% ऑफ द इशू। बाकी एचएनआई के पास 15% था और क्यूआईबी के पास सबसे बड़ा पोर्शन था, जो रिमेनिंग पोर्शन था 30% जो भी बचा हुआ था। लेकिन बड़ी बात यही थी कि इशू का साइज़ छोटा होने के कारण ऐसा नहीं कि आईपीओ को सब पैसा नहीं आ रहा था, आईपीओ को पैसा अच्छा खासा आ रहा था। और कितना पैसा आया, चलिए अब टोटल मिलाकर ये देख लेते हैं। क्योंकि क्यूआईबी का जो शुरुआत के 3 दिन थे, सबसे कम सब्सक्रिप्शन था और सबसे कम पैसे रिसीव हुए थे। 5.79 टाइम्स ही कुल मिलाकर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था। अब आखिरी दिन कितना सब्सक्रिप्शन है, चलिए ये देखिए। सो फ्रेंड्स, क्यूआईबीज ने कुल मिला के 42.84 टाइम इस इशू को सब्सक्राइब किया है। जी हाँ, 42.84 टाइम दोस्तों क्यूआईबी का पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। और कल मैंने आपको एक बात कही थी कि सबसे कम पैसा अगर कहीं निकल कर आएगा तो वो क्यूआईबीज में ही निकल कर आएगा। जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा था, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यही मेरे सिंपल शब्द थे कि सबसे कम पैसा आएगा वो क्यूआईबी में आएगा। और क्यों आएगा उसका कारण भी आपको मैंने बताया था, आज भी बता देता हूँ कि दोस्तों हमेशा मैंने देखा है, नोटिस किया है कि क्यूआईबीज इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं छोटे आईपीओज में। जो 100 करोड़ से कम के आईपीओज है उसके अंदर क्यूआईबीज डेफिनेटली इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिलेंगे, भले वो मेन बोर्ड हो या फिर एसएमई हो। तो मेन बोर्ड था ये, लेकिन क्यूआईबीज इंटरेस्टेड क्यों नहीं दिखे, जस्ट बिकॉज इशू का साइज इतना छोटा था। और डेफिनेटली क्यूआईबीज थोड़ी सी बड़ी कंपनी में पैसा लगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये तो आपने हाल फिलहाल के आईपीओज में देख ही लिया है। भली सबसे सिंपल एग्जांपल अभी हाल फिलहाल का है जीएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का। सबसे ज़्यादा पैसा क्यूआईबीज का उस आईपीओ के अंदर हाल फिलहाल में हमने देखा है, ऑलमोस्ट मोर देन 50,000 करोड़। लेकिन इसके अंदर कितना, 50 छोड़िए, 5,000 करोड़ भी पैसा निकल के नहीं आया है। ओनली 1,433 करोड़ के आसपास दोस्तों क्यूआईबीज ने इस इशू के अंदर सब्सक्रिप्शन डाला है, जो मैं आपको पहले बता देता हूँ सबसे कम है। मैंने कल कहा था सबसे ज़्यादा पैसा निकल के आएगा तो वो आएगा एचएनआई की तरफ से, जिसको नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी कहते हैं। तो एक्जैक्टली वही हुआ है। 388 टाइम दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है, जिसकी वैल्यू आती है 4,149.47 करोड़। यानी जो सबसे ज़्यादा पैसा निकल कर आया वो किसकी तरफ से आया है, वो सबसे ज़्यादा पैसा आया है एचएनआईज की तरफ से। और इसमें बिग एचएनआईज ने लगाया दोस्तों ऑलमोस्ट 360.92 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआईज ने लगाया 442.43 टाइम्स।
बिग एच की तरफ से 2570 करोड़ एंड स्मॉल एच की तरफ से 1570 करोड़ के आसपास हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पैसा जो है वो निकल कर आया है और सबसे ज़्यादा पैसा नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स से ही कंपनी को रिसीव हुआ है। और इन टर्म्स ऑफ टाइम भी सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का है। रिटेलर्स का कितना है? रिटेलर्स का बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, 374 टाइम दोस्तों रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है, 374 टाइम्स। एप्लीकेशन वाइज तो 380 टाइम्स है। तो रिटेल ने भी दोस्तों भर भर के पैसा लगाया, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। एक मैसिव सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है रिटेल कैटेगरी की तरफ से भी। हाँ, ये ज़रूर था कि रिटेल को पोर्शन सबसे छोटा मिला था, तो ये ऑब्वियस था कि इतना सब्सक्राइब हो जाएगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कितना है? ये 2670 करोड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ अगर आप वैल्यू देखेंगे 2670 करोड़ ही तो है, लेकिन क्योंकि इशू का साइज छोटा था, मात्र 7 करोड़ का पोर्शन था, इसलिए दोस्तों वो 374 टाइम्स के आसपास दोस्तों पहुंच जाता है कि एक बार में ही अगर एक गुना भरता है, मतलब 7 करोड़ कंपनी को रिसीव हो गए रिटेल की तरफ से। लेकिन 374 टाइम्स पैसा जो है वो बेसिकली रिसीव हुआ है, राउंड ऑफ 375 हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर अलॉटमेंट का चांस क्या होने वाला है? सिंपल यही है कि हर 375 में से 375 में से एक जने को अलॉटमेंट मिलेगा रिटेल कैटेगरी के अंदर, जो अपने आप में मिलना बेहद 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 मुश्किल है। बट अगेन, अगर आपका लक चल जाए तो आपको मिल जाएगा, बट ये है कि यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। टोटल मिलाकर दोस्तों कंपनी को सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो है 161 टाइम्स। इसका मतलब यही है कि कंपनी ने एक बहुत बढ़िया पैसा रिसीव किया, 8254 करोड़, 8254 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुआ है। कंपनी को दोस्तों ज़रूरत कितनी थी बाकी पोर्शन से? वो मात्र 50 करोड़ के लगभग थी, बिकॉज 20 करोड़ के आसपास कंपनी ने ऑलरेडी अपने एंकर इन्वेस्टर से उठा लिया था। तो कंपनी को ज़रूरत थी 50 करोड़ की, मिला है 8250 करोड़। तो अपने आप में दोस्तों जो फिगर है वो इतना ज़्यादा बड़ा है, बट ठीक है, कंपनी को चाहिए तो सिर्फ 50 करोड़ ही। तो 50 करोड़ का मतलब यही कि रिटेल के अंदर अलॉटमेंट आपको पता है कि 375 में से एक को मिलेगा, जो अपने आप में काफ़ी नेग्लिजिबल चांस है किसी को भी अलॉटमेंट मिलने के, बट जिनको मिल जाता है अपने आप में आप समझ जाइए कि भगवान ने आपकी तकदीर अच्छे से लिखी है, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि क्योंकि इट्स अ प्रॉपर गेम ऑफ लक, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों अलॉटमेंट डेट की। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिखा रहा है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑन अक्टूबर 9। लेकिन दोस्तों मैं आपको कह देता हूँ, क्योंकि इसका रजिस्ट्रार के फिनटेक है और के फिनटेक ने हाल ही में काफ़ी सारी कंपनीज़ के अलॉटमेंट T+1 में ही ऑलरेडी दे दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा हायर चांसेस है कि इस आईपीओ का अलॉटमेंट कब आ जाएगा? कल आ जाएगा। 6 अक्टूबर तक इस आईपीओ का अलॉटमेंट मेरे हिसाब से नहीं, कल में अलॉटमेंट आ जाना चाहिए। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी करके रखिए, मान के चलिए कि आ जाता है। अगर नहीं आए तो अपने आप में मेरे लिए काफ़ी चौंकाने वाली बात होगी, बिकॉज मेन बोर्ड में मेजरली मैंने देखा है कि अब T+1 का क्राइटेरिया ही बेसिकली कंपनीज चूज़ कर रही है, और जिनकी भी देखिए जो रजिस्ट्रार है वो बेसिकली चूज़ कर रहे हैं। तो T+1 में ही के फिनटेक भी आजकल अलॉटमेंट दे देता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मेरे हिसाब से अलॉटमेंट इसका भी T+1 के अंदर आ जाएगा, यानी कल में आ जाएगा। हो सकता है कि कल का 7 तारीख भी हो जाए, यानी 7 तारीख तक आपको पता चल जाए, बट ये है कि अलॉटमेंट कल आ जाएगा। मेजरली मेरा मान के यही चलना है। बाकी लिस्टिंग तो अगले हफ्ते होगी, बिकॉज कल दोस्तों फ्राइडे है, उसके बाद सैटरडे संडे आ जाएगा, 8 और फिर 9 को बाजार खुलेगा। एंड मेजरली मुझे लगता है कि 10 या फिर 11 तारीख को ये आईपीओ बाजार में भी लिस्ट होने की संभावना रखता है। तो देखते होता क्या है। वैसे तो अभी 9 अक्टूबर बताया जा रहा है, बट मेरा मानना यही है कि अलॉटमेंट इससे पहले आ जाएगा, उसको में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर बात करें करंट ग्रे मार्केट की, तो जो करंट ग्रे मार्केट है प्लाजा वायर्स की, वो ऑलमोस्ट 23 रुपीज़ ऊपर है, यानी 43% के आसपास का करंट प्रीमियम चल रहा है, जो अपने आप में काफ़ी शानदार है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बट देखते हैं कितने ऊपर ये लिस्ट हो पाता है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी कहा था कि छोटे आईपीओज में हमेशा दोस्तों लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी के बारे में अंदाज़ा लगाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कोई भी साइड ये लिस्ट हो जाते हैं, लेकिन जितना पैसा निकल कर आया, ये भी हो सकता है कि ये 42% दिखा रहा हो, लेकिन 60-70% ऊपर खुल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं सिंपली आपको यही कहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।